हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ जी, मैं सीएमए राहुल गुलाटी। स्टार्ट करते हैं सीएमए इंटर ग्रुप 1 कॉस्टिंग। देखो, आपको मालूम है हम सीएमए कोर्स को कवर अप कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा होगा? कॉस्टिंग ही होगा। यही रीजन है इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन लेवल से ही हमारी कॉस्टिंग सब्जेक्ट को टच करना शुरू कर दिया। अकाउंट्स के साथ आपने कॉस्टिंग को एंटर किया, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर अप किया और आज हम कॉस्टिंग को बेसिक के साथ साथ वर्किंग नॉलेज भी कवर अप करेंगे। फिर फाइनल लेवल पे हम कौन सी देखते हैं? एक्सपर्ट और एडवांस लेवल को कवर अप करेंगे। सर क्या मतलब? देखो, कॉस्टिंग जो है, अकाउंट्स और कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है तो हमने डिस्कस कर सकते हैं। अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हमारी हो चुकी होती हैं उनको हम रिकॉर्ड्स कर रहे हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट एंटिटीज में। बट कॉस्टिंग में जो हमारा टारगेट है वो दो टारगेट है। फर्स्ट, बोलो कौन सा? एक, कॉस्ट को कैलकुलेट करना। मतलब जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता चलेगी तब तक हम अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे। और सेकंड, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो हम अगर बोलना स्टार्ट करें इन कॉस्टिंग, इन कॉस्टिंग हम टू पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट, कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट में हम जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तभी हमारा सेल प्राइस आएगा। जो हमें सेल प्राइस अपने कस्टमर से रिकवर करना है हम तभी कैपेबल हो पाएंगे। और इस कॉस्ट को जो कंप्यूट करना है, इसके लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब अगर हम कोई गुड्स को सेल और परचेज करते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट शीट। और आपने फाउंडेशन लेवल पे इसी को कवर अप किया हुआ है। बट अगर मैं सर्विस सेक्टर हूं, फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग सेंटर्स की सर्विस आपको दे रहा हूं, हॉस्पिटैलिटी की सर्विस दे रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूं, तो ऐसे केस में मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा, तो हम अपनी कॉस्ट को कंप्यूट करेंगे। इसके लिए ये चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको हम और भी बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा बोलो? कॉस्टिंग का हमारा टारगेट कॉस्ट को कंप्यूट करना है, और इस कॉस्ट को कंप्यूट करने के बाद ही व्हाट अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स। अब अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें तो हमारे सबसे पहले आइटम कौन सी आती है बोलो? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारे मन में क्वेरी क्या आई बोलो प्लीज, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? तो हम उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं जो कॉस्ट पर यूनिट पे मेजर होगी हम उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब डायरेक्टली ट्रेसेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो शर्ट पहनी हुई है, उस शर्ट के अंदर हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? क्लॉथ। क्या है? डायरेक्टली ट्रेसेबल है। कितने मीटर कपड़ा लगा? बटन्स शर्ट्स के डायरेक्टली ट्रेसेबल है, तो ये कौन सी हो रही? डायरेक्ट कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमारी डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती, थ्रेड, डाई, कलर, हम उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होगा हम अपने कस्टमर से डायरेक्ट कॉस्ट को कवर अप करेंगे। जो कॉस्ट मैंने आपके ऊपर इनकर्ड करी है, सबसे पहले तो हम उसी को रिकवर करेंगे ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की, ये अदर बैच भी कवर अप कर सकता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले फॉर्मेट में क्या बोला हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? चार्जेबल कॉस्ट।
उसके बाद जाकर के फिर हम फैक्ट्री के, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस के ओवरहेड, सेल्स डिपार्टमेंट ओवरहेड के इनडायरेक्ट कॉस्ट को कवर अप करेंगे। तो कॉस्ट शीट में हमने अब मटेरियल को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग। लेबर को कैसे कवर अप करेंगे, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स। इस तरीके से अब हम डिफरेंट कॉस्ट के लिए डिफरेंट चैप्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जब तक हम कॉस्ट को कंप्यूट नहीं करेंगे तब तक हम कॉस्ट को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हमारी इंडस्ट्री एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हम कवर अप कर रहे हैं बिजनेस को, तो टारगेट क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। देखो सिंपल सा पॉइंट आप मुझे बताओ, अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स है, सेल्स को कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक लिमिट से ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा कंपटीटर प्राइस को इंक्रीज नहीं करने देगा। अगर मेरा कंपटीटर 10 की कमोडिटी बेच रहा है तो सेम कमोडिटी मेरे को भी तो 10 की करनी पड़ेगी सेल। अगर मैं 10 से हाई करूंगा तो मेरा कस्टमर जो 10 के सेल कर रहा है उसकी तरफ मूव करेगा। तो अगर मुझे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, मैं सेल अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, इट मीन सेकंड ऑल्टरनेटिव होता है मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूं। एग्जांपल के लिए अगर मेरी कॉस्ट 100 की है, प्रॉफिट मेरा 10 रुपीज था और मैं आज कितने की सेल करता हूं, 110 की। अब कंसर्न कोशिश कर रही है कि भैया मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, सेल तो मैं 110 ही करूंगा। कंपिटिटिव मार्केट में मैं इससे ज्यादा सेल नहीं कर पाता। तो एक काम करो, अगर आप कॉस्ट को 100 से रिड्यूस करके 90 कर देंगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया बोलो, 20। तो कॉस्टिंग के टारगेट क्या हुए, फर्स्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, सेकेंड टू कंट्रोल और रिड्यूस कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली। तो हमारा टारगेट ये है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जब हम पहले मोबाइल लेते थे तो मोबाइल के लेते वक्त आपके साथ क्या आते थे, डाटा केबल अलग आता था, चार्जर अलग आता था। अब कंपनी क्या कर रही है, अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए वही डाटा केबल है, वही चार्जर है। अब डाटा केबल और चार्जर मोबाइल के अलग अलग नहीं आते। सेकेंडली, जो आपके चार्जर की वायर है, पहले उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज थी, अब तो उसकी लेंथ ही इतनी कम हो चुकी है कि आपका जो चार्जर है वो भी नॉर्मल फोन तक नहीं पहुंच रहा। पहले कंपनी अपनी कॉस्ट को क्या कर रही है, कंट्रोल करने के लिए पहले ईयरफोन साथ देती थी, अब ईयरफोन साथ नहीं आते। आप जाओ हमारी वेबसाइट पे और जोन से ईयरफोन लेने आप परचेस कर लो। हमें तो यही लगता है ना, हमारा जो फोन है वो 10,000 का है, 15,000 का है, बट इन डिफरेंट सिनेरियो कंपनी अपनी कॉस्ट को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो मैं आपके साथ ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में सारे के सारे कॉस्ट को कंप्यूट करने के साथ साथ उनके कुछ एलिमेंट्स डिसीजन मेकिंग को भी कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हैं 1 by 1, दैट इज नोन एज मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल की कॉस्ट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे। अल्टीमेट जब तक वन कंपोनेंट कंप्यूट नहीं होगा टोटल कॉस्ट भी कंप्यूट नहीं हो सकती। और हमने इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस कवर अप करनी है। फर्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इसमें हमारी इंडस्ट्री हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगी क्वेश्चन में और उनको हम कॉस्ट कंप्यूट करके देंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन सिमिलर नहीं होते। हम सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे, एबीसी लिमिटेड मेरे पास आ रही है और मुझे बता रही है मेरा ये रॉ मटेरियल है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, मुझे बता दो मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कस्टमर को क्या बताऊं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे जिसमें हम रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस कस्टमर से क्या कवर अप करें वो हमें कंप्यूट करना है। सेकंड में आपके साथ कवर अप करूंगा मटेरियल टर्नओवर रेशो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल। हमें जो सेल करनी है उस सेल के लिए कितने टाइम्स मटेरियल ऑर्डर करना होगा, क्योंकि टर्नओवर रेशो किसमें कंप्यूट होती है, टाइम्स में। फॉर एग्जांपल्स, अगर मेरी मटेरियल टर्नओवर रेशो 2 टाइम्स है
तो क्या इंडिकेट करे, टर्नओवर के लिए इन अ ईयर हम 2 टाइम्स ऑर्डर करेंगे मटेरियल। क्लियर है? थर्ड, अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EOQ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मुझे इन अ ईयर 2 लाख यूनिट्स चाहिए तो मैं 2 लाख यूनिट्स एक साथ तो ऑर्डर नहीं करूंगा ना। 2 लाख यूनिट्स एक साथ ऑर्डर करेंगे तो आप उसको स्टोर कहां करेंगे? तो ऐसी कई इंफॉर्मेशन होगी है कि मुझे कितनी कितनी यूनिट्स इन ईच एंड एवरी टाइम ऑर्डर करनी है ताकि मेरी कॉस्ट सबसे कम से कम हो सके। वो बेस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है प्लीज। नेक्स्ट, वेरियस स्टॉक लेवल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक, वेरियस मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, आपने उसको भी कवर अप करा हुआ है। लीफो, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, हम उनको भी कवर अप करेंगे। और साइड बाय साइड में आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, कुछ एडवांस क्वेश्चंस को भी कवर अप करूंगा। तो हमने एसेक्ट्रा लिख दिया। ये सारे पॉइंट्स हैं जो टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर अप करने हैं। हाँ जी, चलो सबसे पहले मैं आपके साथ कवर अप कर रहा हूं मटेरियल टर्नओवर रेशो। मटेरियल टर्नओवर रेशो। आप मुझे बताओ, हमारा जो स्टॉक होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड वन फिनिश गुड्स। सर ये कौन से स्टॉक्स हैं? देखो, अगर मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, मैं जब आपको असाइनमेंट देता हूं तो मैं उसके लिए क्या यूज करता हूं? A4 साइज का पेपर यूज करता हूं असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं जो A4 साइज का पेपर लेकर आता हूं, तो A4 साइज से, फॉर एग्जांपल सेंचुरी कंपनी का ला रहा हूं, तो सेंचुरी कंपनी के लिए वो आउटपुट है, फिनिश प्रोडक्ट है, उनके लिए वो सेल है। बट मैं जो वो लेके आ रहा हूं पेपर A4 साइज का, वो मेरे लिए क्या बनेगा? रॉ मटेरियल। अब वो जो है, मैंने पेपर लिया, मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया, जो भी असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहा था जिस चैप्टर का। अब मैं अभी चैप्टर असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहा, मेरी क्या हो गया? क्लास का टाइम हो गया। तो अब मैंने क्या किया? वहां पे अपना स्टडी टेबल पे छोड़ के जल्दी से आपकी क्लास के लिए आ गया। अब वो क्या है? ना तो वो रॉ मटेरियल है क्योंकि काम स्टार्ट हो चुका है, और ना वो रेडी टू सेल है, मतलब स्टूडेंट को डिलीवर तो नहीं कर सकता। तो वो क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। इट मींस उस पे वर्क स्टार्ट हो चुका है बट कंप्लीट नहीं हुआ। और जो असाइनमेंट्स मेरे रेडी हैं, जो मैंने आपको क्लासरूम में आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं, वो क्या होएगा? फिनिश गुड्स। तो हम अपनी कॉस्टिंग में 3 टाइप्स के कॉस्ट को, स्टॉक को कवर अप करते हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड फिनिश गुड्स। ठीक है, स्टॉक है तो बताओ बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन। फिनिश गुड्स का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन। बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताओ, रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल को हमने क्या किया है? परचेज। तो बताओ, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस, तो इससे हमारा क्या आएगा? बोलो, कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कंज्यूम आ गया। कंज्यूम होने के बाद कहां जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस में। और वर्क इन प्रोग्रेस का टारगेट क्या होता है? क्या करके देता है उसको? प्रोड्यूस। वर्क इन प्रोग्रेस का टारगेट क्या है? उसको प्रोड्यूस करके देना। प्रोड्यूस होने के बाद वो हमारे पास आएगा। और फिनिश गुड्स का टारगेट होता है उसको सेल करना।
तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वेयर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने आपको यही फॉर्मूला बोला ना कंज्यूम का, अभी हमने बनाया, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारा क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्टॉक, जल्दी बोलेंगे मेरे साथ, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जो भी आ रहा है कंज्यूम और एवरेज, आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा मटेरियल टर्नओवर रेशियो आएगा जो टाइम्स में इंडिकेट करेगा। क्लियर है? तो टर्नओवर को करने के लिए कितने टाइम्स मटेरियल हमें ऑर्डर करना पड़ता है इन अ ईयर या इन अ वीक या इन अ ऑर्डर, मतलब क्वार्टरली, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मटेरियल टर्नओवर रेशियो से प्रेजेंट करते हैं। करिए कंसेप्ट, आओ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। प्लीज असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर देखेंगे, असाइनमेंट का आप मेरे साथ क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 असाइनमेंट का। द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर 2009। आपको ओपनिंग स्टॉक मटेरियल एक्स का 1400, 2000, परचेज 23,000, 3600 और क्लोजिंग स्टॉक 400 एंड 2400 गिवन है। हमारे पास 2 टाइप से स्टॉक है, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, उनका ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है। कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो। देखो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमेशा स्लो रीड करो। हम उल्टा करते हैं, कॉस्टिंग में हर कॉस्टिंग के क्वेश्चंस में आपको अलग से इंफॉर्मेशन मिलती है। यहां पर कोई अकाउंट्स या आपके टैक्स की तरह नहीं होता कि आपने एक फॉर्मेट सीखा और हमारे कई क्वेश्चंस होंगे। कंपनी हमें कॉस्ट कंप्यूट करवा रही है, मिस्टर ए मेरे पास आते हैं अपनी कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए, अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। एक्स आएगा वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन बताएगा, तो कंसर्न टू कंसर्न रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो हमें कॉस्ट में कंप्यूट डिफर ही होगी। तो इसीलिए जितना क्वेश्चन को स्लो रीड करेंगे और क्वेश्चन को रीड करते वक्त अपने माइंड में उसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, क्वेश्चन को स्पीडली रीड करते हैं, फिर आंसर को स्लोली बनाते हैं, बार बार क्वेश्चन रीड करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को रीड करते वक्त अपने माइंड में उसकी पिक्चर बना ली तो हमारा आंसर स्पीडली प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन बार बार रीड नहीं करना होगा। क्लियर? तो मेरे साथ रीड करेंगे ताकि आपको पता चले कि राहुल सर किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं। चलो, कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो ऑफ द अबव 2 मटेरियल एंड एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। पहली बात, मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालो। सेकेंड, हमारे पास हमारा मटेरियल कितने दिन तक होल्ड होता है, कितने दिन तक हम मटेरियल होल्ड करते हैं उसके बाद सेल कर देते हैं, वो कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट, ऑल्सो डिटरमाइन विच ऑफ द 2 मटेरियल इज फास्ट मूविंग। दोनों मटेरियल में से कौन सा फास्ट मूविंग है, मतलब आता है जल्दी चले आता है सेल के लिए, फिर आता है फिर जल्दी सेल के लिए आता है। तो क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट्स, मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना, सेकेंड एवरेज नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा मटेरियल फास्ट मूविंग है। करिए प्रेजेंट, पक्का। देखो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो यूट्यूब चैनल है CMA राहुल गुलाटी, उसमें मैंने चैप्टर्स के कई शॉर्टकट्स डाले हुए हैं, आप उस चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपके साथ टच में हूं, क्वेरीज पे आप मुझे मैसेज करें, 100% मैं आपको रिप्लाई करूंगा जब भी फ्री हो। बड़े चलो, आंसर नंबर 14 जल्दी से प्रेजेंट करेंगे मेरे साथ। हमने स्पीड से क्वेश्चन रीड कर लिया, अब तो सिर्फ आंसर प्रेजेंट करना है। आंसर नंबर 14,
मटेरियल टर्नओवर रेशो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वेयर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो आप पुट करेंगे जल्दी से। मटेरियल एक्स के लिए चेक करो, उसका ओपनिंग स्टॉक कितने हैं 1400, परचेज कितने हैं 23,000 और क्लोजिंग कितने हैं 400। 1400 प्लस 23,000 माइनस 400, इससे आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। सिमिलरली मटेरियल वाई का आपका कितना था 2,3600 माइनस 2,400, हमने कंप्यूट कर लिया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होती है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसका आपने मुझे फॉर्मूला बनाया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। तो मटेरियल एक्स के लिए 1400 400 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 900 यूनिट्स। मटेरियल वाई 2000 2400 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2200 यूनिट्स। आपने क्या कंप्यूट कर लिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कंप्यूट कर चुके हैं और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हमने कंप्यूट कर लिया। बस अब तो फॉर्मूले में पुट करेंगे मेरे साथ। देयरफॉर मटेरियल टर्नओवर रेशो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हम पुट करेंगे तो हमारा आ रहा है 26.67 टाइम्स मटेरियल एक्स के लिए और मटेरियल वाई के लिए जब आप करेंगे 1.45 टाइम्स। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो आपको कंप्यूट करनी थी वो पूरी हो चुकी है। क्या मीनिंग हो रहा है इसका, जल्दी बोलो, कोशिश करो मेरे साथ। जल्दी से क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन अ ईयर आपको टर्नओवर के लिए 26.67 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा रॉ मटेरियल और वाई के लिए टर्नओवर के लिए 1.45 टाइम्स हमें ऑर्डर करना पड़ेगा इन अ ईयर। ठीक है ना इंडिकेशन। अगर वो आपसे कंक्लूजन बोले कि भैया क्या इंडिकेट कर रहा है मटेरियल टर्नओवर रेशियो तो हमें बताना पड़ेगा। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। हमारे पास जो हमारी इन्वेंट्री है वो कितने दिन तक होल्ड होगी। तो इन अ ईयर कितने डेज होती हैं 365 डेज डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल एक्स, आप मुझे सोच के बताओ 365 डेज है और उसमें कितने टाइम्स 26.67 टाइम्स ऑर्डर होगा। इसका मतलब हर 14 डेज बाद ऑर्डर होगा अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स कितने टाइम में जाएगा 14 डेज बाद ऑर्डर होगा। और अगर मटेरियल वाई के लिए बात करूं तो 365 डेज 1.45 टाइम्स जो हमने टर्नओवर निकाली थी कितना आ गया 252 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी एवरेज इन्वेंट्री कितने दिन तक हमारे पास होल्ड होगी। मटेरियल एक्स हर 14 डेज बाद ऑर्डर होता है, इसका मतलब 14 डेज तक होल्ड होता है, जबकि मटेरियल वाई 252 डेज तक हमें होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो मटेरियल एक्स थर्ड रिक्वायरमेंट is fast moving as it held lesser number of days as compared to material y। जो x है वो आपका फास्ट मूविंग है क्योंकि वो मटेरियल y के कंपैरेटिवली कम दिन तक हमारे पास होल्ड होता है। क्लियर। तो अब अगर मैं क्रक्स बोलना चाहूं, क्या क्रक्स निकल रहा है आपका इससे,
जल्दी बोलो मुझे क्या क्रक्स निकल रहा है। जिसकी मटेरियल टर्नओवर रेशियो हाई होगी वो लेस नंबर ऑफ डेज हेल्ड होगा, कम दिन तक हमारे पास होगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी जा रहा है। इसका मतलब वो क्या होगा, वो फास्ट मूविंग होगा। हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि मटेरियल टर्नओवर रेशियो जिसकी हाई होगी वो कम दिन तक हमारे पास होल्ड होगा, इसका मतलब वो फास्ट मूविंग होगा। क्लियर है? पक्का? बढ़ू आगे? चलो गुड, चलो आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, हाँ जी चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक ले रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलेंगे, EOQ। अब ये क्या चीज है, देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला अगर मेरी 2 लाख यूनिट मुझे ऑर्डर करनी है तो मैं 2 लाख यूनिट एक साथ ऑर्डर तो नहीं करूंगा ना। हमारी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो 3 कॉस्ट का एग्रीगेट है। फर्स्ट परचेज कॉस्ट, सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर करने का उस पर कितना एक्सपेंस है, और थर्ड स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। सर हमें थोड़ा क्लियर करो। देखो आज जब मैं ऑर्डर करता हूं कि मेरे को इतनी गुड्स चाहिए, तो जब तक वो मेरे पास गुड्स रिसीव नहीं हो जाती तब तक ऑन द वे के जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे ऑर्डरिंग कॉस्ट हैं। बट अगर मेरे पास एक बार गुड्स रिसीव हो गई और जब तक वो कस्टमर को सेल नहीं होगी तब तक वो गुड्स मुझे संभाल के रखनी पड़ेगी, तब तक की हम सारी कॉस्ट को बोलेंगे स्टोरेज कॉस्ट। तो दोबारा बोलो, गुड्स को ऑर्डर करने से लेकर रिसीव होने तक के सारे एक्सपेंस ऑर्डरिंग कॉस्ट, रिसीव होने से लेकर सेलेबल पोजीशन तक सेल तक सारे एक्सपेंस क्या आएंगे, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। तो आप मुझे बताओ अगर मैं 2 लाख यूनिट को में से 1-1 लाख यूनिट ऑर्डर करूंगा, मैंने सोचा भैया मैं तो 1-1 लाख मंगवाऊंगा, तो आप बताओ ऑर्डर कितने होंगे, 2 ही, क्योंकि 2 लाख यूनिट चाहिए, 1-1 लाख करके मंगवाओगे तो ऑर्डर तो 2 हो गए, बट स्टोर कितनी करनी पड़ जाएंगी, 1 लाख। ऑन द अदर एंड अगर मैं 10,000 कर लूं, मैं तो 10,000 मंगवाऊंगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो जाएंगे और स्टोरेज कॉस्ट सिर्फ 10,000 यूनिट की। तो क्रक्स क्या हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन, जितने ऑर्डर ज्यादा होंगे उतना स्टोर कम करना है, एंड वाइस वर्सा, जितना स्टोर ज्यादा होगा ऑर्डर कम होंगे। तो हमें वो बेस्ट पॉइंट देखने हैं कि वो 2 लाख यूनिट जो मुझे ऑर्डर करनी है वो मैं कितनी कितनी ऑर्डर करूं कि मेरी सबसे कम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 20,000 आ गई, तो मतलब आपको अगर 2 लाख यूनिट चाहिए तो आपको 20,000 यूनिट करके ऑर्डर करनी चाहिए। 20,000 यूनिट से कम ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर बढ़ जाएंगे, 20,000 यूनिट से ज्यादा ऑर्डर कर दोगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। 20,000 यूनिट वो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है जहां पे हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम है। मीनिंग तो क्लियर हो गया? अब मन में आ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कंप्यूट कैसे करते हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन लिखें इसकी, उसके बाद इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा। तो लिखो प्लीज, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट is aggregate of following 3 cost: A purchase cost, second ordering cost, third storage and carrying cost,
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ये क्या मतलब हुआ। चलो, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी परचेज पॉलिसी is to compute the least amount of total inventory cost। हमारा टारगेट क्या होता है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कम से कम दिखाना। फॉर दिस पर्पस परचेज मैनेजर इज required to calculate the quantity of raw material to be purchased at one point of time, which will produce least amount is technically known as इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारे को वो कम से कम कॉस्ट निकालनी है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंडिकेट करती है। There are two situations in which EOQ is required to be computed। हमें वो दो सिचुएशन देखनी है जब हमारे को EOQ कंप्यूट करना है। फर्स्ट, when purchase price of raw material is fixed oblique stable। देखो, आपको 2 लाख यूनिट चाहिए, आप 1 यूनिट लो, 10 यूनिट लो, 100 यूनिट लो, जितनी मर्जी यूनिट लो, मैं परचेज प्राइस आपको 50 रुपीज ही चार्ज करूंगा। उस केस में हमारा क्या होगा, EOQ कैसे कंप्यूट होगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आप जितनी ज्यादा यूनिट्स ऑर्डर करते हैं डिस्काउंट मिलता है। तो फर्स्ट सिचुएशन, अगर हमारा परचेज प्राइस फिक्स्ड है 1 यूनिट पे या 1 लाख पे, तब हम EOQ कैसे कंप्यूट करेंगे। एंड सेकंड, व्हेन परचेज प्राइस इज डिफर अंडर डिफरेंट परचेज लेवल। अगर हम डिफरेंट परचेज लेवल के ऊपर डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन परचेज प्राइस इज फिक्स्ड और स्टेबल। ऐसे केस के अंदर हमारा जो EOQ होता है इंडिकेट करता है अंडर रूट ऑफ 2 UPS। अब सर ये UPS क्या है, वेयर U इज इक्वल टू एनुअल यूसेज डिमांड ऑब्लिक कंजम्पशन। पूरे साल की कितनी डिमांड है उसको बोलेंगे एनुअल यूसेज। जो मेरे एग्जांपल में कितना चल रहा है बोलो, 2 लाख यूनिट्स। ठीक है। P होगा पर ऑर्डर कॉस्ट, एक बारी ऑर्डर करने का आपका एक्सपेंस कितना है। और S इंडिकेट करेगा स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को स्टोर करने का 1 साल का एक्सपेंस कितना है, इसको हम कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा परचेज प्राइस पर यूनिट 100 रुपीज है
और मैं आपको बोलता हूं उसका स्टोर करने का जो एक्सपेंस है पर एनम वो 10% है, तो अगर 100 रुपीज की पर यूनिट 10% स्टोरेज कॉस्ट है, तो आप मुझे ये भी तो बोल सकते हैं 10 रुपीज पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को इन अ ईयर तक स्टोर करने का एक्सपेंस हम क्या बोलेंगे? स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। तो मेरे साथ जल्दी से रिपीट करो, बोलो यू क्या होगा? एनुअल यूसेज, डिमांड या कंजम्पशन। पी क्या इंडिकेट करेगा? बोलो पर ऑर्डर कॉस्ट। और एस क्या इंडिकेट करता है? स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर हमारा परचेज प्राइस फिक्स्ड है तो हम ईओक्यू अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस से कंप्यूट करेंगे। क्लियर? करें क्वेश्चन स्टार्ट, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आओ आप मेरे साथ क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप मेरे साथ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। आप मेरे साथ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें ईओक्यू कंप्यूट करना है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 1,20,000 यूनिट्स। अच्छा ये क्या हो गया? बोलो यू, एनुअल यूसेज। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने का एक्सपेंस 80 रुपीज है, ये क्या हो गया? बोलो पी। कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट आती है 1.5 रुपए की, 1 रुपए 50 पैसे की, और कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, उसको कैरी करने का जो एक्सपेंस है वो 20% पर एनम। तो आप मुझे बताओ, अगर 1.5 रुपए की पर यूनिट है और 20% पर एनम का एक्सपेंस है, तो हम बोल सकते हैं 30 पैसे पर यूनिट पर एनम का उसका एक्सपेंस है, जो मेरा एस है, स्टोरेज कॉस्ट। हमें वही तो चाहिए होती है, पर यूनिट पर एनम। यू भी पता है, पी भी पता है, एस भी पता है। आप तो फॉर्मूले में पुट ही तो करना है, ईओक्यू कंप्यूट हो जाएगा। क्लियर? करे प्रेजेंट? चलो आंसर नंबर 11 मेरे साथ प्रेजेंट करेंगे। आंसर नंबर 11, बोलो एनुअल यूसेज, जो आपका यू है वो है 1,20,000 यूनिट्स। पर ऑर्डर कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने का खर्चा आपको दे रखा था 80 रुपीज। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 1.5 रुपए की पर यूनिट है, 20% स्टोर करने का एक्सपेंस, तो 30 पैसे पर यूनिट पर एनम आपका आ गया एस। ठीक है, यू भी आ चुका है, पी भी आ चुका है, एस। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो अंडर रूट ऑफ 2 यूपी एस। यू 1,20,000 पर ऑर्डर, 80 स्टोरेज कॉस्ट 30। सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ रहा है 8,000 यूनिट्स। कितना आ चुका है? 8,000 यूनिट्स। इसका मतलब अगर आपको 1,20,000 यूनिट्स चाहिए तो आपको 8,000 यूनिट्स करके ऑर्डर करनी होगी। क्लियर है ना? अगर आप 8,000 यूनिट से कम ऑर्डर करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे, और अगर 8,000 यूनिट से ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो स्टोरेज कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लिस्ट नहीं होगी। चलो, अगर अभी तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी, अगर मैं आपसे एक्स्ट्रा पार्ट पूछूं, मैं आपसे एक एक्स्ट्रा पार्ट बोल देता हूं, हम एक्स्ट्रा पार्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? ठीक है, तो आप मुझे बताओ 1,20,000 यूनिट्स चाहिए और हम 8,000 यूनिट्स करके मंगवा रहे हैं, तो मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 15 टाइम्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, या ये पूछ ले टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स, तो बताओ 365 डेज होती हैं और आपको 15 टाइम्स ऑर्डर करना है, इसका मतलब 24 डेज अप्रॉक्स, हर 24 डेज बाद आपका ऑर्डर होगा। ठीक है,
नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर को हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, और टाइम गैप बिटवीन को बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली ऑफ ऑर्डर। अभी तो क्वेश्चन ने आपसे सिर्फ ईओक्यू रिक्वायरमेंट दी। अगर हमसे एग्जामिनर नंबर ऑफ ऑर्डर पूछे या टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर पूछे तो हमें वो भी कंप्यूट करना आना चाहिए। क्लियर? पक्का? एनुअल यूसेज गिवन था, पर ऑर्डर कॉस्ट गिवन था, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम के लिए जो परचेज प्राइस पर यूनिट है हमने उसको कैरिंग कॉस्ट पर एनएम से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। ऐसा आ गया, फॉर्मूले पुट करके ईओक्यू कैलकुलेट किया। चलो थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं प्लीज। अब इसके बाद आप मेरे साथ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें ईओक्यू कंप्यूट करना है। एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 यूनिट्स, यू हो गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, एक मटेरियल कितने का आता है, 40 का। और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने का एक्सपेंस कितना आता है, पी। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करा करो, ज्यादातर स्टूडेंट जल्दी से पढ़ते ये पी है। ऐसे कहां लिखा है सर, पी पहले होता है। तो अगर पी पहले होता है तो एग्जामिनर आपको पी पहले थोड़ा दे देगा, आपको लैंग्वेज को पढ़ना है। हमारा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने का एक्सपेंस कितना है, 50, ये पी है। ओके, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 10% परचेज प्राइस, तो अब बताओ कितने की यूनिट है, 40 रुपीज की यूनिट है। 10% आपको कैरिंग कॉस्ट है तो कितना आ गया, 4 रुपीज पर यूनिट पर एनम, ये हमारा आ गया एस। क्लियर? 40 रुपीज की अगर पर यूनिट है, 10% आपका एक्सपेंस है कैरी का, तो कितना आ जाएगा, 40 का 10% दैट इज 4 रुपीज पर यूनिट पर एनम। करेंगे जल्दी से आप या मैं, जल्दी बोलो कौन सॉल्व करेगा, आप या मैं? आप, चलो करो जल्दी से, आप करो फिर मैं आपके साथ साथ करूंगा। वेट नहीं करनी, राहुल सर करेंगे, राहुल सर ने तो कर दिया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बारी ना, मिल मिल के करेंगे, एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन में। कर दिया शुरू या मेरी वेट कर रही हैं? अभी तो कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, सर प्रेजेंट करेंगे, सर प्रेजेंट करेंगे, हम सिर्फ सर से मैच करेंगे, ये ध्यान रखना। चलो, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी कीमत थी बोलो, 1600 यूनिट्स। पी पर ऑर्डर कॉस्ट कितना था, 50। एस स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 40 रुपीज के पर यूनिट, 10% स्टोरेज, तो आपका आ गया 4 रुपीज पर यूनिट पर एनम। ईओक्यू, ईओक्यू है अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस, 2 यू पी और एस। हाँ जी, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 200 यूनिट्स। मतलब अगर आपको 1600 यूनिट चाहिए तो आप 200 यूनिट्स करके उसको मंगवाएंगे। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम हमारी उसी पे ही होती है। ठीक है प्लीज, चलो एक्स्ट्रा पार्ट भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, अगर मुझे 1600 यूनिट्स चाहिए और मैं 200 यूनिट्स करके ऑर्डर कर रहा हूं, इट मींस मुझे 8 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स, तो 365 डेज हैं और आपको 8 ऑर्डर्स करनी है, तो इट मींस 46 डेज अप्रॉक्स। हर 46 डेज बाद आप ऑर्डर करेंगे, तभी जाके आपके इन अ ईयर 8 ऑर्डर्स आएंगे और 1600 यूनिट्स आपको मिल पाएंगे। क्लियर? चलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अब आप मेरे साथ रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमें क्या कंप्यूट करना है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंप्यूट करना है। क्वार्टरली कंजम्पशन, ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए होता है? एनुअली। एग्जामिनर ने क्या दे दिया? क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन अ ईयर 4 ऑर्डर्स। देखो ना, अगर क्वार्टरली 3 मंथ्स का है तो ईयर कितने का होता है? 12 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स के बाद इसका मतलब ईयरली कितने ऑर्डर होंगे? 4। क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 2000 केजीज। सर ये तो केजीज में है, तो कब मैंने कहा केजी में भी हो सकता है, यूनिट में भी हो सकता है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? P। और कॉस्ट, अच्छा ये प्रिंटिंग एरर आ रहा है प्लीज, कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगा, पर केजी होगा, ऊपर केजीज में ना। कॉस्ट पर केजी कितना है बोलो? 40। और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट कितना है? 8% पर एनम। तो अगर 40 रुपीज का है, 8% पर एनम है, तो 3 रुपीज 20 पैसे पर केजी पर एनम का एक्सपेंस है। मतलब अगर आपको एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको एनुअल रिक्वायरमेंट में चेंज करेंगे। क्लियर? आओ स्टार्ट करेंगे। आंसर नंबर 12। आंसर नंबर 12, एनुअल यूसेज 2000 केजी इंटू 4 कितना आ गया बोलो? 8000 केजी। ये हमारा यू हो गया। पर ऑर्डर कॉस्ट, एक बारी ऑर्डर करने का एक्सपेंस, जल्दी बताओ कितना आ रहा? क्वेश्चन में चेक करेंगे। 50 रुपीज। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, तो 40 रुपीज की पर केजी है, और आपने मुझे बोला था 8% पर एनम है, तो 3 रुपीज 20 पैसे हमारा ऐसा आ जाएगा स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। हाँ जी, ईओक्यू का फॉर्मूला कितना आता है? देखो जब सिमिलर क्वेश्चन हो ना, जहां क्या होगा? कंसेप्ट चेंज होगा, वहां मैं खुद स्लो हो जाऊंगा, और जहां पर सिमिलर कंसेप्ट चल रहा है आपको मेरे साथ साथ चलना है। करोगे और मैच करो ना कि हमारा आंसर राहुल सर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि देखो मैं तो कहता हूं गलत लिखो, गलत लिखने के बाद ही तो पता चलेगा हम ये लिख रहे थे और राहुल सर कुछ और लिख रहे हैं, तो क्यों हमारे मिसमैच हो रहा है? पूछो ना मुझसे। बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं है। देखो नहीं लिखोगे, याद रखना मेरी वेट करोगे, माइंड अप्लाई नहीं कर पाओगे। बहुत एडवांस सब्जेक्ट है ये हमारा कॉस्टिंग, और मैं आपको इंट्रोडक्शन में बोल चुका हूं, इंस्टीट्यूट ने इसको हर लेवल पे कवर अप करा हुआ है। फाउंडेशन में, इंटर ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में भी कॉस्टिंग है, ग्रुप 3 में भी कॉस्टिंग है, आगे कई जगह पे कॉस्टिंग चल रही है। और हमारे कोर्स के अंदर तो हम सीए फाइनल से भी एडवांस कॉस्टिंग करते हैं टीच। कॉस्टिंग की तो स्पेशलाइजेशन है आपका सब्जेक्ट। अगर आप इसी सब्जेक्ट को लूज छोड़ेंगे, ध्यान रखना दिक्कत आ जाएगी। फाइनल के ऊपर मैं ये कॉस्ट कंप्यूट थोड़ा ना करवा पाऊंगा आपको। जब मैं फाइनल की एससीएम लेता हूं तो वहां तो मैं कॉस्ट के कंट्रोलिंग पे आऊंगा, कॉस्ट के रिडक्शन की प्लानिंग देखेंगे। जब तक आप कॉस्ट कंप्यूट के ऊपर ही एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, कॉस्ट रिडक्शन या आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। तो प्लीज क्वेश्चंस को साथ साथ करो, क्वेरी आ रही है साथ साथ पूछो। अभी तो फर्स्ट क्लास है, अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल में हूं, आगे क्वेश्चन डे बाय डे एडवांस होंगे। पक्का? चलो गुड, जल्दी देखो। 2 टाइम्स ऑफ 8000 50 और कितना आ गया? 3 रुपीज 20 पैसे। आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ रहा है 500 केजी। गुड, 500 केजी करके हम ऑर्डर करेंगे। हाँ जी, और अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, 8000 चाहिए, 500 लेंगे तो 16 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स, तो 365 डेज 16 ऑर्डर, तो हर 23 डेज बाद ऑर्डर होगा। ठीक है ना? हर 23 डेज बाद ऑर्डर होगा। तो क्या हमने देखा कि अगर मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है तो गुड, अगर एनुअल गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्वार्टरली को एनुअल में चेंज कर लेंगे, और क्या होगा? बेस तो सेम ही रख लेना। चलो चलो
ऑल्टरनेटिव। सर मेरे को नहीं करना क्वार्टर में चेंज, मतलब क्वार्टर को ईयरली में चेंज नहीं करना। सर मैं क्वेश्चन क्वार्टरली में ही करना चाहता हूं, आप बताओ आंसर कैसे आएगा। मैंने कहा भाई कर ले। सर नहीं करूंगा, मैं यूसेज को क्वार्टरली में करूंगा, तो क्या आंसर मेरा नहीं आ सकता? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है। तो हम ऑल्टरनेटिव आंसर प्रेजेंट करेंगे। ये लो मैंने लिख दिया यू है। अब क्वार्टरली रिक्वायरमेंट आपकी कितनी थी? 2000 kgs। पी आपका हो गया पर ऑर्डर कॉस्ट कितना? 50। अब जो एस आएगा वो स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा बोलो? पर केजी। अब पर एनम थोड़ा ना हो जाएगा, ये क्या आएगा? पर केजी पर क्वार्टर। देखो मैं इतनी सी बात बोल रहा हूं, अगर आपका ये क्वार्टरली है तो ये भी बेस क्वार्टरली होगा। अगर यूसेज एनुअली है तो स्टोरेज भी पर यूनिट पर एनम होगा। और अगर आप यूसेज को क्वार्टरली रख रहे हैं तो स्टोरेज कॉस्ट भी क्या होगी? पर केजी पर क्वार्टर, बेस सेम होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताओ 40 रुपीज की अगर पर केजी है और 8% पर एनम का एक्सपेंस है तो पर क्वार्टर का कितना होगा? 2% ना। 8% पर एनम का तो 2% का क्वार्टरली, तो मैंने क्या लिख दिया? 2% पर क्वार्टर। तो आपका आ गया 80 पैसे पर केजी पर क्वार्टर। ठीक है, क्लियर है ना? बेस सेम है। तो अब आप ईओक्यू निकाल के देखो क्या सेम आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस 2000 पी और 80 आप सॉल्व करके देखो, ये भी हमारा 500 केजी ही इंडिकेट हो रहा है। 500 ही आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ क्वार्टर बोलूंगा मैं, तो 2000 अगर 2000 आपके क्वार्टर के हैं, 500 आप कर रहे हैं, तो क्या आएगा? 4 टाइम्स ऑर्डर होगा। ईयर के 16 ऑर्डर है तो क्वार्टर में तो 4 ही चलेंगे ना। और अगर मैं आपसे पूछूं टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स, तो क्वार्टर हम 30 डेज का ईच मंथ एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 30 और 31 ऐसे केस में भी 4 क्वार्टर्स हैं, मतलब 4 ऑर्डर्स हैं, तो 23 डेज अप्रोक्सीमेटली। आप चेक करके देख लो, हमारा पहले आंसर भी यही आ रहा था। तो हमने क्या देखना है कि अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को एनुअली भी सॉल्व करेंगे तो यूसेज भी एनुअली होगा, स्टोरेज कॉस्ट भी एनुअली होगी। और अगर आप यूसेज को क्वार्टरली रख रहे हैं तो स्टोरेज कॉस्ट भी क्वार्टरली रख लें। यूसेज को सेमी ईयरली रखेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट भी सेमी ईयरली होगी। बेस सेम रखेंगे, ईओक्यू निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो या टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर निकालो, हमारा सेम आता है। क्लियर? पक्का? कोई डाउट है? बढ़ू आगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे मेरे साथ 13। करें क्वेश्चन। और सर क्वेश्चन धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 10 और 11 जैसे क्वेश्चन थोड़ा आ जाएंगे। पक्का ना? सर हमें एमसीक्यू करवाओगे? बिल्कुल करवाऊंगा, एमसीक्यू भी करवाऊंगा, स्कैनर्स भी करवाऊंगा, सारे पैटर्न से करवाऊंगा। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें लेटेस्ट जो हमारी प्रेजेंटेशन रखी है, हमारे लेटेस्ट क्वेश्चंस दिए हैं, वो सब आएंगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे पेपर तो अब एमसीक्यू फॉर्म में ज्यादा आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ज्यादा आ रहे हैं, तो आप जो इतने लेंथी करवा रहे हो वो आएंगे क्या? देखो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, मैं भी इंस्टीट्यूट का मेंबर ही हूं। अगर हम इंस्टीट्यूट के पास्ट अब पैटर्न जो है हमारा चल रहा है, जो उन्होंने क्वेश्चन तो लॉन्ग ही पूछा, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, बट उस क्वेश्चन के पार्ट्स बना दिए। उसने ए बी सी डी पार्ट करके बना दिए, कहता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, आप 4 क्वेश्चन से आंसर दे दो। तो इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन तो लॉन्ग ही पूछ रहे हैं। आपसे एक पार्ट में बोल रहा है ईओक्यू निकालो, दूसरे पार्ट में बोल रहा है बताओ अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो, थर्ड पार्ट में कह रहा है टाइम गैप निकालो, और 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। तो हमें क्वेश्चन तो पूरा ही सॉल्व करना है। जैसे हम सॉल्व कर देंगे समझ लो हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि सिंगल लाइन के या शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे।
क्वेश्चन वो लॉन्ग बना सकते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारे कंसेप्ट हमारे इंस्टीट्यूट के हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पक्का? चलो 30, चलो जल्दी से मेरे साथ रीड करेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। एनुअल डिमांड हमें गिवन है 2400 यूनिट्स, यू हो गया। यूनिट प्राइस 2 रुपीज 40 पैसे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बारी ऑर्डर करने का एक्सपेंस कितना, 4 रुपीज। सर स्टोरेज कॉस्ट 2% पर एनम और इंटरेस्ट कॉस्ट 10% पर एनम। सर ये क्या चीज हो गई, मैंने आपको लिखवाया था ना, क्या ऐसे क्या होता है, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज, जल्दी बोलो, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मैंने कहा था हम उसको डिस्कस करेंगे, आ गया इंटरेस्ट का पॉइंट। देखो एक बताओ, मेरे पास ना फंड नहीं है, आपको परचेज करने के लिए मेरे पास फंड नहीं है। अगर आपको परचेज करूंगा तो मैं लोन लूंगा, और लोन लूंगा तो इंटरेस्ट पे करूंगा, तो इंटरेस्ट मैं अपनी पॉकेट से तो दूंगा नहीं, मैं कस्टमर से उस इंटरेस्ट की कॉस्ट भी कवर करवाता हूं। सोच के देखो, देखो सिंपल सा पॉइंट है। आप देखते हैं बहुत सारी शॉप पे लिखा होता है सेल सेल सेल, और हम तो इंडियन है ही पागल, जहां सेल लिखा हो 50% हम भागते हैं। कोई भी दुनिया में चीज फ्री की नहीं होती। इन रियलिटी बहुत कम कमोडिटी होती है जिसमें 10 या 20% की सेल होती है, 50% की सेल तो बेवकूफ बनाने के लिए। वो पहले कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करते हैं, फिर काटा लगा देते हैं, कहते हैं 6000 की कमोडिटी 3000 में, हम खुश, 3000 की कमोडिटी हम भागते हैं। हर कस्टमर की कॉस्ट कस्टमर ही बियर करेगा। हम आगे जाके देखेंगे, एक्सेप्शनल है, एबनॉर्मल आइटम्स हम देखेंगे वो कस्टमर बियर नहीं करता, बट मैं उसकी बात अभी नहीं कर सकता इंट्रोडक्शन पे। नॉर्मल लॉस तक कस्टमर बियर करेगा। कैसे होती है नॉर्मल लॉस, हम कॉस्ट शीट में भी पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, वहां पे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इनडायरेक्टली बताओ, अगर मैं कमोडिटी को परचेज करूंगा तो 10% का लोन लिया हुआ है, और स्टोर करूंगा तो 2% की स्टोरेज कॉस्ट है, तो इनडायरेक्टली मेरे को तो कॉस्ट 12% ही हुई ना, 12% पर एनम। तभी हम क्या वर्ड बोलते हैं, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। हाँ जी, तो कितनी आई बोलो, 2 रुपीज अगर 40 पैसे की आइटम है और 12% उसको स्टोर करने का है, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.288 पर यूनिट पर एनम। ये हमारा आ जाएगा एस। क्लियर है? तो स्टोरेज कॉस्ट के साथ साथ उसके इंटरेस्ट को भी एस के अंदर कंसीडर करना है। चलो हमें क्या निकालना है, ईओक्यू। और आगे का पार्ट एक और भी तो रिक्वायरमेंट है, पढ़ के देखो। टोटल अमाउंट ऑफ टू इन्वेंट्री कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी कंप्यूट करनी है। तो एक काम करते हैं ना, फर्स्ट ईओक्यू कंप्यूट करो आप, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मैं आपके साथ करूंगा। फर्स्ट ईओक्यू कंप्यूट करो। चलो स्टार्ट करेंगे आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13, एनुअल यूसेज कितना था बोलो, 2400 यूनिट्स। पर ऑर्डर कॉस्ट कितने, 4 रुपीज। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर यूनिट पर एनम। तो आपकी आइटम की 2 रुपीज 40 पैसे, 12% पर एनम का है, तो 0.28 पैसे आपका आ रहा है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। देखो जब क्वेश्चन को स्लो रीड कर रहे हो तो सारी पिक्चर में है ना हमारे माइंड में, बस फिर तो लिख ही रही हम। चलो गुड। ईओक्यू क्या आता है बोलो, अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस, 2 यू पी और एस। कितना आ रहा है, 258 यूनिट्स, 258 यूनिट्स। मतलब मुझे 2400 यूनिट जो चाहिए, 258 यूनिट्स करके आपको ऑर्डर करनी है। पक्का? चलो सर सेकंड रिक्वायरमेंट, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे आओ। चलो ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट है,
टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमें कंप्यूट करनी है, वो कैसे कंप्यूट करेंगे? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आप बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्या बताया यूट्यूब में, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तीन चीजों का मिलकर बनती है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। आप बताओ परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। आप मुझे बताओ, आपको 2400 यूनिट चाहिए और एक यूनिट जो हमारी आती है वो ₹2.40 की आती है, तो ये क्या आ गया बोलो? ईयरली 2400 यूनिट्स हैं, ₹2.40 की एक, तो ये क्या आ गया? परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर करने हैं ईयर, इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। तो अगर 2400 यूनिट्स हैं और आप 258 करके मंगवा रहे हो तो डिवाइड करेंगे तो इससे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे, और एक बार ये ऑर्डर करने का एक्सपेंस कितना आता है? ₹4, तो इससे आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। रिपीट करो प्लीज जल्दी से। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग थ्री अमाउंट्स, फर्स्ट परचेज कॉस्ट, सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड स्टोरेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? 2400 यूनिट्स और एक यूनिट कितने की आती है? ₹2.40। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। अगर 2400 यूनिट चाहिए, 258 करके मंगवा रहे हो, डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए, हम यही तो निकाल रहे थे, और पर ऑर्डर की एक्सपेंस कितने हैं? ₹4, तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स को पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया। लास्ट स्टोरेज कॉस्ट। देखो अगर हम 258 यूनिट जो मंगवा रहे हैं, मैं एक साथ तो कंज्यूम नहीं करूंगा ना, पहले 258, 257, 256, 255 करते करते जीरो हो जाएगी। तो एवरेजली मेरे पास कितनी यूनिट्स होती हैं? एवरेजली मेरे पास पेज नहीं, मैं यहां लिखता हूं एवरेज इन्वेंट्री इनटू स्टोरेज कॉस्ट, मतलब जिसको हम एस बोलते हैं। तो आप बताओ अगर मैं 258 यूनिट मंगवाता हूं तो आधी यूनिट स्टोर करता हूं एवरेज, कभी कम कभी ज्यादा, और एक यूनिट को स्टोर करने का एक्सपेंस कितना आता है? 0.288। आप सॉल्व करके देखो, हमारा आ रहा है 5834 टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी हम यूनिट मंगवाएंगे उसकी आधी स्टोर करते हैं एवरेज, तो 258 का हाफ स्टोर हो रहा है, और पर यूनिट को स्टोर करने का एक्सपेंस कितना आता है? 0.288। तो आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है 5834। क्लियर? चलो, इसके लिए हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए फॉर्मूला नंबर 2 भी लगा सकते हैं। एक तो परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। सेकंड ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी लग सकता है, बट इस फॉर्मूले का एक डीमेरिट है, ये हमेशा नहीं लगेगा। ये लगेगा व्हेन ईओक्यू मॉडल ऑप्ट ओनली। क्या मतलब हुआ? अगर आप 258 यूनिट ही मंगवा रहे हो, ईयरली तो 2400 यूनिट चाहिए ना, आप 258 यूनिट ही मंगवा रहे हो, तो आप फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2 दोनों में से कोई भी लगा लो। बट आप कहते हो नहीं सर मैं तो 300 मंगवाऊंगा, सर मैं तो 200 मंगवाऊंगा, मतलब 258 नहीं मंगवाऊंगा जितना ईओक्यू है, तो उस केस में आपको फॉर्मूला नंबर 1 लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला नंबर 2 आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने फॉर्मूला नंबर 2 में क्लियरली लिख दिया है, फॉर्मूला नंबर 2 हम तभी लगा सकते हैं व्हेन हम ईओक्यू मॉडल ऑप्ट, मतलब जितनी यूनिट ईओक्यू ने बोली है उतनी यूनिट एग्जैक्ट अगर आप ऑर्डर करेंगे, और उस केस में हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फर्स्ट फॉर्मूले या सेकंड फॉर्मूले किसी से भी कंप्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? सर कैसे? आओ, इसका फॉर्मूला होता है परचेज कॉस्ट प्लस जो आपका अंडर रूट ऑफ 2UPS था ना, एस जो होगा वो आपका न्यूमिनेटर में चले जाएगा, मतलब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट के प्लेस पे अंडर रूट ऑफ 2UPS ऊपर रख रहे हैं। परचेज कॉस्ट तो रहेगा सेम, और ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट की जगह पे हमने क्या कर दिया? अंडर रूट ऑफ 2UPS न्यूमिनेटर में कर दिया। सर पुट करके देख लें, आंसर सेम आएगा? बिल्कुल। देखो
2400 यूनिट्स है, एक यूनिट 2 रुपीज 40 पैसे की, 2 यू हो गया 2400, पी हो गया 4 और एस आपका था 0.288। आप सॉल्व करके देख लो 5834 ही आ रहा है। तो अगर आप ईओक्यू मॉडल को यूज कर रहे हैं, अगर आप ईओक्यू मॉडल को यूज कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2 कोई भी अप्लाई करेंगे। बट अगर हम अदर देन ईओक्यू कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला नंबर 1 से ही आंसर निकालना है, फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा, फेल है। पक्का करें नहीं भाई, जरा जल्दी से। हमने आज कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करे बोलो। सबसे पहले मैंने किया है मेटीरियल टर्नओवर रेशियो। आपने मुझे उसका फॉर्मूला बोला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कंज्यूम का फॉर्मूला जल्दी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और एवरेज स्टॉक का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। मटेरियल टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आती है। फिर हमने नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड भी देख लिया। सेकंड कंसेप्ट हमने अभी स्टार्ट किया है, ईओक्यू पूरा तो हुआ नहीं, ईओक्यू तो बहुत एडवांस है। कितनी कितनी यूनिट्स हमें ऑर्डर करनी चाहिए ताकि हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम आ जाए, उसके लिए हम बेस्ट पॉइंट को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसकी दो सिचुएशन है। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन परचेज प्राइस फिक्स्ड और स्टेबल। तो ऐसे केस में होता है अंडर रूट ऑफ 2 यूपीएस, यू होता है एनुअल यूसेज डिमांड या कंजम्पशन, पी होता है पर ऑर्डर कॉस्ट, एस होता है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। बट हमने फिर देखा अगर हम एनुअल ना रखकर उसको क्वार्टरली रख रहे हैं तो स्टोरेज कॉस्ट भी आपकी क्वार्टरली होगी। और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा जो हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट को मिलकर बनेगी। परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। और स्टोरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड इनटू स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पक्का? चलो आप अभी यहां तक का रिवाइज करेंगे, इसके आगे की जो भी डिस्कशन है मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कवर अप करूंगा। थैंक यू सो मच प्लीज।